हेलो डियर फ्रेंड, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। ऑनलाइन शिक्षण के यूट्यूब चैनल में आप सभी का दोस्तों स्वागत है। आज हम लोग शब्द रूप में सीखेंगे इकारांत पुल्लिंग शब्द रूप। इससे पहले हम लोग अकारांत पुल्लिंग, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूप बनाना ट्रिक के माध्यम से सीख चुके हैं। तो आज भी जो शब्द रूप हम इकारांत पुल्लिंग शब्द रूप सीखेंगे वो भी ट्रिक से ही सीखेंगे। तो दोस्तों, आज हम ये 3 बच्चे जो हमारे हैं, हमना, अहन और नामशु, ये तीनों बच्चों के थ्रू सीखेंगे पूरा शब्द रूप बनाना इनकी वार्तालाप से। इससे पहले की जो वीडियो आई थी टेस्ट सीरीज की, उसमें काफ़ी बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है और अच्छा स्कोर गेन किया है। तो मुझे खुशी होती है कि बच्चों ने राइट आंसर, ज़्यादा से ज़्यादा राइट ही आंसर दिए हैं। आप लोग ऐसे ही कंटिन्यू रहिए और ऐसे ही आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज लाई जाएंगी। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ये हमारे 3 बच्चे हैं। कौन कौन से? हमना, अहन, नामशु। बच्चों के नाम आप लोग याद रखिएगा। नामशु जो है दोस्तों, ये क्लास का मॉनिटर है। ये क्लास का मॉनिटर है। तो हमना कहती है अहन से, ए 2 ए ये 2 ए औ क्या है, और पूछती है कि 2 ई 3 भ्याम 2 यो हो, बताया था ये सब क्या है। तो अहन्या नहीं बता पाती है उल्टा, और वो पूछने लगती है कि 1 भी 2 भ्या ये क्या है। तो कहती है, अब हमना ने अहन्या से पूछा तो अहन्या को भी नहीं पता। अहन्या अपना एक और प्रश्न कर दी यहाँ से। देखिए, 1 भी 2 भ्या ये क्या है, और हमना ने तो पूछा ही था ये 1 ए 2 ए औ क्या है, और 2 ई 3 भ्याम 2 यहो बताया था ये क्या है। तो दोनों लोग जाते हैं, जब एक दूसरे को आंसर नहीं दे पाते हैं, एक दूसरे को नहीं समझा पाते, तो ये दोनों लोग जाते हैं नामशु के पास। कहते हैं चलो नामशु से पूछते हैं। दोनों लोग जाते हैं नामशु से पूछते हैं। तो इतनी बात वार्तालाप जो है ये आप लोग याद रखिएगा। इसी से पूरा अकारांत पुल्लिंग शब्द रूप बनेगा। वो भी कितने शब्द रूप आप लोग बना सकते हैं? कवि का, हरि का, रवि का, गिरी का और कपि, भूपति इत्यादि। इनकी जो पहली रो थी ये वाली, इससे आप एक वचन बनाएंगे। पूरी एक वचन की पंक्ति बनेगी। 1 ए 2 ए औ से। देखते हैं एक वचन पंक्ति कैसे बनती है। हमना पूछती है अहन्या से कि 1 ए 2 ए औ क्या है। तो यहाँ पर औ को रहने देते हैं और क्या है साइलेंट है, इसको काट देते हैं। तो हमना दोस्तों, यहाँ हा को संस्कृत में विसर्ग के रूप में भी जाना जाता है। तो यहाँ हम हा को विसर्ग में कन्वर्ट करेंगे। तो ये हमारा हा का विसर्ग हो गया। ये आधा माँ का मतलब होता है माँ के नीचे हलंत। तो ये हमने यहाँ पर माँ ले लिया। और ये ना, ये यहाँ पे माँ आया, और ये ना वैसे का वैसे ही लिख दिया गया ना। फिर ए ऐसे का ऐसे ही लिख दिया गया, और 2 ए और औ। ये इतने से हमारी एक वचन की पंक्ति बनेगी। फिर द्विवचन की पंक्ति दोस्तों, ये जो दूसरी लाइन हमना ने पूछी थी अहन्या से, इससे द्विवचन की पूरी पंक्ति बनेगी। 2 ई 3 भ्याम 2 यहो बताया था। तो बताया था साइलेंट है, काट देते हैं। 2 ई 3 भ्याम 2 यहो, इससे द्विवचन की पूरी पंक्ति बनेगी। नेक्स्ट जो बहुवचन है, बहुवचन अहन्या के द्वारा कही गई बातों और नामशु से पूछने के लिए जो कहती है, उससे बहुवचन की पंक्ति बनेगी। देख लेते हैं क्या क्या। अहन्या 1 भी 2 भ्या ये क्या है, नामशु से पूछते हैं। तो इसमें क्या है, ये क्या है, ये काट देते हैं, साइलेंट है। अहन्या तो अहा धन ना, यानी आधा ना, यहाँ हलंत लगा है। 1 भी 2 भ्या और नामशु
दोस्तों यहाँ जो ना के नीचे आधा ऐसे माँ लगता है हलंत, इसका मतलब होता है आधा माँ। तो नाम शो अलग अलग कर लेते हैं, इससे बहुवचन बनेगा। अब हम लोग बना के देखते हैं। दोस्तों पहली जो हमारी पंक्ति थी वो हमना के द्वारा कही गई पंक्ति थी, जो वो अहन्या से पूछती है कि क्या पूछती है कि हमना ए, ये 2 ए और औ क्या है ये। तो इससे बनेगी हमारी एक वचन की पूरी पंक्ति। तो हा को हम लोग विसर्ग में कन्वर्ट करेंगे, यहाँ लिखते हैं हा को विसर्ग में कन्वर्ट करेंगे, प्लस हमना का माँ हलंत वाला, और फिर ना, और फिर उसके बाद क्या था ये और 2 ए। इतने से हमारी एक वचन की पंक्ति बनेगी। अभी बनाते हैं, देखते हैं कैसे बनता है। ये पहला विसर्ग था दोस्तों, विसर्ग। तो मुनि का बना रहे हैं हम लोग, तो देखेंगे मुनि। तो पहले मुनि का मुनि वैसे ही लिख देते हैं और विसर्ग लगा देते हैं, मुनि है। उसके बाद ये माँ हलंत वाला माँ, तो मुनि लिखते हैं, मुनि में माँ लगाते हैं, तो मुनि धन माँ मतलब मुनीम। फिर मुनि और उसके बाद ना उसमें लगाते हैं, तो मुनि धन ना मुनिना। उसके बाद ये, तो मुन धन ए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे मुनि नहीं होगा, क्योंकि इधर ई छोटी ई की मात्रा और इधर जो है ए दोनों स्वर एक साथ नहीं हो सकते। तो यहाँ पर छोटी की मात्रा कट जाएगी, ये नहीं लगेगी, और या में ए की मात्रा लग जाएगी। 2 स्वर एक साथ नहीं लगते। तो यहाँ पर हो गया मुनिये। उसके बाद क्या था, दो ए थे, 2 ए, उसके बाद ओ था। ये हम लोग याद रखते हैं और करते हैं। 2 ए थे, तो क्या होगा यहाँ पर मुन्ने है। 2 ए मतलब मुन धन ए मिलके हो गया मुने। क्योंकि फिर दोस्तों देख लेते हैं, ये मुनि जो है, अगर इसमें हम लोग ये ए जोड़ेंगे ये, तो यहाँ पर 2 स्वर हो जाएंगे ना, एक तो ये छोटी ई और प्लस ए। तो क्या इस तरीके से तो मात्रा लगेगी नहीं कि यहाँ पर मुनि भी लिखा जाए ऐसे, और इस पे ए की मात्रा भी लग जाए। इस तरीके से तो हो नहीं सकता, क्योंकि 2 स्वर तो एक साथ लग नहीं सकते। तो मुनि को ऐसे लिखा जाएगा, मुन्ने। ओके दोस्तों, समझ आया। उसके बाद फिर यहाँ पर मुन्ने है, मुन्ने दो टाइम लिख लेते हैं, 2 बार। उसके बाद फिर औ की मात्रा तो मुनि पे लग जाएगी, क्योंकि मुनि और इसमें औ जोड़ा जाएगा तो मुनियो हो जाएगा। तो बोलने में वही जो है उच्चारण होगा, इसी वजह से यहाँ पर छोटी की मात्रा नहीं लगेगी, मुनो हो जाएगा, मुनो। उसके बाद द्विवचन देख लेते हैं दोस्तों। जो द्विवचन की हमारी पंक्ति थी वो हमना के ही द्वारा पूछी गई थी कि 2 ई 3 भ्याम 2 यहो भी बताया था। तो दोस्तों एक चीज़ हमने जब शब्द रूप बनाना सीखा है तो उसमें देखा होगा, आप लोगों ने नोटिस किया होगा, जो द्विवचन की पंक्ति होती है वो सभी में सेम होती है। उसमें 2 यो 3 भ्याम और 2 यहो होते हैं, यानी 2 ई 3 भ्याम 2 यहो होते हैं। तो बना के देखते हैं। मुनि में ई जोड़ेंगे तो मुनि हो जाएगा दोस्तों। जैसे ये मुनि छोटी की मात्रा है, अब इसमें हमें बड़ी ई जोड़ना है, ये ई। तो क्या इस तरीके से तो लिखेंगे नहीं, सॉरी यहाँ पे लिखती हूँ, मुनि ये छोटी की मात्रा और इसी में बड़ी ई तो लगाएंगे नहीं, तो इसी वजह से छोटी यहाँ पे कट जाती है और मुनि लिखा जाता है, मुनि। तो मुनि मुनि। उसके बाद तीन भ्याम थे ना, तो मुनिभ्याम मुनिभ्याम मुनिभ्याम। दोस्तों ये यहाँ मुनि में छोटी की मात्रा इसलिए लगी क्योंकि यहाँ पर कोई दीर्घ स्वर नहीं आया है, यहाँ पर उसके बाद डायरेक्ट व्यंजन आ गया है। उसके बाद 2 यो थे, तो मुन्न यो, यहाँ पर ना आधा हो जाएगा, मुन्न यो 2 बार हो गया। इस तरीके से हमारा द्विवचन
की पूरी रो कंप्लीट हो गई। अब बहुवचन में देखते हैं कि अहन्या को भी जो क्वेश्चन नहीं समझ आते हैं तो वो जाके किससे जाके पूछने के लिए कहता है, नामसू से। तो क्या था, अहन्या एक भी दो भ्या ये क्या है नामसू से, चलो पूछते हैं। तो यहाँ अहन्या को अयहा धन ना भी और दो भ्या नाम धन शो, इससे हमारी बहुवचन की पंक्ति बनेगी। तो मुन धन यहाँ, तो मुनिहा हो गया, मुन्य यहाँ। उसके बाद ना जब जोड़ेंगे मुनि धन ना तो मुनीन हो गया। फिर मुना भी हो गया, मुना भी। उसके बाद दो भ्या थे तो मुनभ्या मुनभ्या हो गया। और मुनि नाम, एक नाम हो गया मुनि नाम। और मुनिशु। उसके बाद हमारा संबोधन आता है। तो संबोधन में हमारी जो प्रथमा विभक्ति होती है यही आ जाती है बिल्कुल, बस उसमें एक वचन में थोड़ा सा चेंज होता है, मुनि हो जाता है। यही चीज़ आपको याद रखनी है बस, हे मुनि, हे मुनि और हे मुनिया, प्रथमा विभक्ति का ही सेम होता है। अब एक बार रीड कर लेते हैं। प्रथमा विभक्ति मुनि, 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 मुनिया, मुनिम, मुनि, मुनीन, मुनिना, मुनिभ्याम, मुनिभि, मुनये, मुनिभ्याम, मुनिभ्या, मुने, मुनभ्याम, मुनिभ्या। उसके बाद नेक्स्ट है मुने, मुनयो, मुनीनाम और मुनो, मुनयो, मुनीश, हे मुने, हे मुनि, हे मुनिया। इस तरीके से आप लोगों को मुनि का शब्द रूप समझ आया होगा। अब हम एक और शब्द रूप बना के देखते हैं आप लोगों के समझ ही। कवि का, कवि का भी हमारे एग्ज़ाम में आता है तो हमने सोचा कि ले लेते हैं और आप लोगों के डाउट जो होंगे वो भी क्लियर हो जाएंगे। तो जो इसमें एक वचन की रो है फिर उसी से बनेगी। जो हमना क्या पूछती है अहन्या से कि एक एक ए दो ए और क्या है, तो इसी से बनेगा। तो एक वचन में हमना का विसर्ग आ जाता है पहले, उसके बाद हलंत वाला माँ आता है, फिर ना, उसके बाद एक ए और दो ए, यहाँ दो ए और एक औ। इससे हम एक वचन की पंक्ति बनाएंगे। कवि में हलंत लगेगा, कवि हो जाएगा, कविम। फिर ना लगेगा, कविना, कवये और कवे, कवे, कवो। इस तरीके से एक वचन की पंक्ति कंप्लीट हुई। द्विवचन में जो था वो हमना के ही द्वारा पूछी गई है कि दो ई तीन भ्याम दो यो क्या है, यानी ये ई और दो भ्याम, तीन भ्याम और दो यहो, दो भ्या क्या है, दो यहो क्या है। तो देख लेते हैं। कवि, क में ई की मात्रा लग जाएगी, तो दोस्तों वही चीज़ यहाँ पर भी बताते हैं आपको। एक कवि ऐसे लिखा जाता है, इसमें बड़ी की मात्रा लगानी तो क्या इस तरीके से तो हो नहीं जाएगा, दो स्वर तो लग नहीं सकते एक साथ। तो यहाँ पर हो गया कवि, दो टाइम कवि कवि होगा, फिर तीन बार भ्याम भ्याम, तो कवि में भ्याम जोड़ेंगे, कवि भ्याम कवि भ्याम कवि भ्याम। और एक बार होगा, दो बार होगा यो, तो इसमें कव्यो कव्यो कव्यो। इस तरीके से हमारा द्विवचन हो जाएगा। फिर बहुवचन, बहुवचन में जो अहन्या है वो कहती है कि एक भी और दो भ्या क्या है, चलो नामसू से पूछते हैं। तो यहाँ पर पहला जो बना था अहा, तो कवि में अहा जुड़ गया तो क्या बनेगा, कवेया कवेया। उसके बाद ना जुड़ेगा हलंत वाला तो कवीन हो जाएगा। फिर कवि भी, फिर कविभ्या, फिर कविभ्या, दो बार कविभ्या होगा। फिर जो नामसू से पूछने के लिए कहते हैं, नामसू को दो भागों में तोड़ते हैं, कवि नाम कविशु। दोस्तों अब ये जो संबोधन है ये सेम प्रथमा विभक्ति का आ जाएगा।
प्रथम विभक्ति का। कवि, 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 कव्या। तो हे कवि, हे कवि, हे कवि और हे कव्या, यानी हे कवि, हे कवि, हे कव्या। एक बार इसको रीड करके देखते हैं। कवि, कवि, कव्या, कविम, कवि, कवीन, कविना, कविभ्याम, कविभ्य, कवये, कवये, कविभ्याम, कविभ्य, कवे, कविभ्याम, कविभ्यः। नेक्स्ट है कवे, कविभ्याम, कविभ्या, कवे, कवे, काव्यो, कवीनाम, कावो, कवो, कवयो और कविशु। हे कवि, हे कवि, हे कवि और हे कव्या। और अब बनाना सीखते हैं इकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूप। तो इसमें ये जो शब्द रूप हम लोग सीखेंगे, ये हम 4 बच्चों के थ्रू सीखेंगे। एक नदी और मया और यह और नामसो। ये 4 बच्चों के थ्रू सीखेंगे। तो इसमें जो नदी रहती है, नदी कहती है मया ये 2 याम क्या बोल रही हो। तो मया कहती है 2 यो 3 भ्याम 2 यहो भी इसके आगे हैं। फिर जो यह होती है, ये कहती है 1 भी 2 भ्या भी जोड़ सकते हैं क्यों नामसू। तो इस इतनी वार्तालाप से आप लोग इकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूप बना सकते हैं, यानी बड़ी ई वाला इकारांत, ये वाला जिसमें ऐसी मात्रा लगेगी, ये वाली। तो कौन कौन से शब्द रूप बना सकते हैं? नदी, जननी, लक्ष्मी, भागनी, महिषी, विदुषी। ये इतने शब्द रूप आप लोग बना सकते हैं। तो एक वचन में ये जो हमारी 3 पंक्तियाँ दी गई हैं, इससे एक वचन बनेगा, इससे द्विवचन और इससे बहुवचन। तो एक वचन की जो पहली पंक्ति थी क्या थी? नदी, मया, ये 2 याम क्या बोल रही हो। तो क्या बोल रही हो काट देते हैं, नदी। दोस्तों यहाँ पर तो हमने नदी लिखा है। यदि आप यहाँ पर बनाते हैं, बाय द वे आप बना रहे हैं मया का, तो यहाँ पर आप लोग यहाँ पर अगर आप लोग बना रहे हैं जननी का, तो यहाँ पर आप लोग जननी लिखेंगे, क्योंकि जो बना रहे हैं वो पहला वैसा ही होगा। तो यहाँ पर जननी लिख दीजिएगा। फिर माँ को 2 भागों में तोड़ते हैं, माँ हलंत का ये आधा माँ और ये 2 याम। फिर द्विवचन देख लेते हैं। मया कहती है 2 यो 3 भ्याम 2 यहो। तो ये ऐसे ही लिख दिया जाता है, 2 यो 3 भ्याम 2 यहो। द्विवचन का जो होता है ये दोस्तों सब में सेम होता है। और हाँ, एक चीज़ यहाँ पर और, दा, धन, या मिलकर क्या बनता है? ध्या। क्योंकि ये ऐसे दा बनता है और इसी में या लग जाता है, तो ये धा बनता है। क्योंकि नदी के जो शब्द रूप हैं, इसमें अभी आगे ये धा कैसे बनेगा आपको बताते हैं। फिर बहुवचन, यह कहती है 1 भी 2 भ्या भी जोड़ सकते हैं क्यों नामसू। तो यहाँ जोड़ सकते हैं को काट देते हैं और क्यों को भी। तो यह को 2 भागों में तोड़ते हैं, यह देन हा को भी हलंत में विसर्ग में जोड़ते हैं, विसर्ग बनाते हैं। और 1 भी 2 भ्या और नामसू को 2 भागों में तोड़ते हैं, नाम धन शु। दोस्तों यहाँ नामसू आधा लिखा था, आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ नाम पूरा क्यों लिख दिया। तो नाम में नीचे हलंत लगा है, इसका मतलब होता है आधा माँ। नदी, नदी का बना के देखते हैं। तो पहला जो हमारा नदी की जो पहली रो थी, नदी जो है मया से कहती मया ये 2 याम क्या है, क्या बोल रही हो तुम। तो उसी से हमारी एक वचन की पंक्ति बनेगी, नदी। तो नदी वैसे का वैसा ही हो गया। फिर नदी के बाद माँ लगा, हलंत वाला माँ, तो नदी धन माँ नदीम हो गया। फिर नदी धन या जब करेंगे, नदी धन या करेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर ना आएगा
और दा में या जुड़ेगा तो ये दा होगा, और इसी में या जुड़ेगा तो ये ध्या बन जाएगा, तो नध्या। ओके गाइस, समझ आया? इस तरीके से होगा नध्या। फिर एक य जुड़ेगा तो उसी तरीके से दा और या मिलके नध्य हो जाएगा, नध्य। फिर दो यहाँ हैं तो नध्या नध्या, फिर याम तो नध्याम। इस तरीके से हमारी एक पंक्ति कंप्लीट हुई। फिर जो द्विवचन पंक्ति थी एक बार देख लेते हैं। द्विवचन जो पंक्ति थी ये देखिए दोस्तों, मया कह रही है दो यो तीन भ्याम दो यहो क्या है। तो ये तो सभी शब्द रूप में सेम होते हैं, आप लोगों को याद रखने की ज़रूरत ही नहीं। तो वैसे ही दा में या मिलेगा तो दा में या मिलेगा तो न धा बनेगा। तो देख लेते हैं, नध्यो नध्यो, दो बार जो है यो था तो यहाँ पर नध्यो नध्यो हो गया। फिर तीन बार भ्याम था तो नदी में भ्याम ऐड होगा तो क्या होगा, नदीभ्याम नदीभ्याम नदीभ्याम। उसके बाद दो बार यहो तो नद्देहो नद्देहो। ये हमारा द्विवचन की पूरी रो कंप्लीट हो गई। और फिर बहुवचन, यह जो होती है वो कहती है एक भी दो भ्या भी जोड़ सकते हैं, क्यों ना अंशु। तो यहाँ पर जो ये यहाँ पर आप लोग देखिए यह, तो नदी में यह जब जुड़ेगा तो नद्या हो जाएगा। और फिर नदी में जब विसर्ग जुड़ेगा तो ऐसे ही नदी का नदी लिखा ही रहेगा और विसर्ग ऐसे निशान लग जाएगा ये विसर्ग का। तो यहाँ पर हो गया नदी है। फिर नदी में भी जुड़ेगा तो नदी भी हो जाएगा, नदी भी। फिर नदी में जब भ्या जुड़ेगा तो नदी धन भ्या नदीभ्या, नदीभ्या दो टाइम था, भ्या ये दो टाइम था तो नदीभ्या हो गया। फिर नदी में नाम जुड़ेगा तो नदी न्याम और नदीशु हो जाएगा। उसके बाद जो संबोधन है हमारा वो डायरेक्ट जो है प्रथमा विभक्ति का होता है, प्रथमा विभक्ति। बस यहाँ एक वचन में मात्रा चेंज हो जाती, छोटी की लग जाती। तो हे नदी, हे नदो, हे नदा। एक बार इसको रीड करके देखते हैं। नदी नदो नदः नदीम नदो नदीः नदः नदीभ्याम नदीभिः नदः नदीभ्याम नदीभ्यः नदः नदीभ्याम नदीभ्यः नदः नदो नदीनां नदां नदो नदीषु। हे नदी, हे नदी, हे नदो, हे नदा, नदः। इस तरीके से अब जननी का शब्द रूप बनाना देख लेते हैं। दोस्तों जननी का वैसे ही जननी लिखा गया जैसे हमने बताया था। फिर मया को दो भागों में तोड़ा गया था ना, माँ हलंत का और या। तो यहाँ नदी में जब माँ ऐड होगा, सॉरी जननी में जब माँ ऐड होगा तो हो गया जननीम। जननी में जब माँ ऐड होगा तो हो गया जननीम। फिर या ऐड होगा तो जनन्या। तो यहाँ पर दोस्तों आधा ना हो जाएगा, मतलब ये हलंत वाला। तो हलंत वाला नहीं लिखा जाएगा, हलंत वाला नहीं लिखा जाएगा, उसकी जगह पे आधा ना लगा दिया जाएगा क्योंकि बीच में है, इसलिए लास्ट में होता तो ये ना ऐसे लिख दिया जाता। तो हो गया जनन्या। उसके बाद फिर क्या था, एक ये था, यानी कि इस लाइन से बन रहा है ना, जननी जननी माँ या ये दो या याम, तो जनन्य हो गया। उसके बाद दो यहाँ यानी जनन्यहा जनन्या और जनन्या याम। इस तरीके से ये एक वचन की पंक्ति कंप्लीट हुई। द्विवचन में क्या था, दो यो तीन भ्याम दो यहो। तो जनन्यो जनन्यो जननी जननी भ्याम जननी भ्याम जननी भ्याम जननी भ्याम और जनन्यो जनन्यो हे जनन्यो। फिर बहुवचन जो था उसमें पहले यह था, फिर विसर्ग, फिर एक भी, दो भ्या नाम और शो। तो जनन्या में विसर्ग लग गया, जननी में विसर्ग लगाना था तो जननी वैसे ही लिखेंगे और विसर्ग का निशान लगा देंगे, चिन्ह ऐसे। उसके बाद जननी भी
और फिर जननी भ्या, जनन्य भ्या, फिर जननी नाम और जननीषु। फिर ये संबोधन देख लेते हैं। संबोधन जो है सेम प्रथमा विभक्ति कहा जाता है। हे जननी, बस एक वचन में जो है मात्रा चेंज होती, छोटी की लग जाती। हे जननी, हे जनन्यो, हे जनन्या। एक बार रीड करके देखते हैं दोस्तों, आप लोग भी साथ साथ में रीड करिए। जननी, जनन्यो, जनन्यः, जननीम, जनन्यो, जननीय, जनन्या, जननीभ्यां, जनन्य, जननीभ्यां, जननीभ्या, जनन्या, जननीभ्यां, जनीभ्या, जनन्या, जनन्यो, जननी, जननी नाम। उसके बाद सप्तमी है जनन्याम और जनन्यो, जननीषु। हे जननी, हे जनन्यो, हे जनन्या, जनन्या। इस तरीके से दोस्तों आज हम लोगों ने सीखा है ईकारांत पुल्लिंग, मतलब छोटी वाला ईकारांत पुल्लिंग शब्द रूप बनाना, और फिर सीखा है ईकारांत यानी बड़ी ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूप बनाना। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा, और यदि अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि ट्रिक के माध्यम से शब्द रूप आप लोग अगर एक ट्रिक ये याद रखते हैं तो इससे बनने वाले सभी प्रकार के शब्द रूप आप लिख पाएंगे। मतलब एक बार आपको बना के देखना पड़ेगा, उसके बाद आपको पता चल जाएगा किस तरीके से बनाना है, जैसे कहाँ पे छोटी की मात्रा चेंज करनी है। ये सब आप लोग एक बार बना के ट्रिक से देख लीजिएगा, ऑटोमेटिक आप लोगों को आ जाएगी। लेकिन अगर बना के नहीं देखेंगे तो ऐसे नहीं आएगा। देखने से कम 2-3 बार आप बनाइए, आपको ऑटोमेटिक आ जाएगा। इन्हीं रूल से बनाइए, आपको बहुत ही आसानी से आ जाएगा। इतना सब रटने की, याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और इसी बात से हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद क्लास।